नमस्कार दोस्तों। आज हम सेक सॉरी थर्ड एपिसोड शुरू कर रहे हैं। तारीख हो गई आज 3 जनवरी 2025 को। आज हम थर्ड एपिसोड शुरू कर रहे हैं और आज हम जीके के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस है वो कवर करेंगे, जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जो अपने स्टैटिक जीके है लगभग सभी कवर करने की कोशिश करूंगा कुछ कुछ क्वेश्चन से। और सबसे पहले तो आप क्या करना कि ये क्वेश्चन पढ़ के खुद उसका आंसर करने की कोशिश करना और फिर देखना कि आपका क्या स्कोर रहता है। लास्ट में 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही आते हैं। और अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसके नोट्स बनाकर जरूर चलना। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन लिख रखे हैं, ये इसके 4 ऑप्शन है और ये है कि ये कब कब पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे के सारे। तो ये पूछा गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल में। तारीख है 1 तारीख 10वां महीना मतलब अक्टूबर 2023 को। और ये है 1-2 मतलब ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में। बाकी ये तारीख है, ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया ऐसे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है कितने वर्ष है? 6 वर्ष है, 30 वर्ष की आयु तक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूर्ण हो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। अब देखो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता क्या है? ये होता है मतलब जो भाई राज्यों में कुछ भी काम वगैरह होता है तो उनके लिए पैसे भेजना, पैसे मतलब टैक्स इकट्ठा करना, जो भी मतलब पैसों की देख रेख करता है कि भाई कितना पैसा भारत की मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री में कितना लगा, रेलवे मिनिस्ट्री में कितना लगा, फलानी जगह कितना लगा, फलानी जगह कितना। ये सब कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। ये मतलब एक कंट्रोल करके रखता है कि भाई कितना भारत ने पैसा कहाँ खर्च किया। ठीक है, अब कह रहा है ये पद कहाँ से लिया गया? इसका जो पद है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है भाई साहब ब्रिटेन से। ठीक है, किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ये पूछा गया था कि इसका जो पद है किस देश से लिया गया, ये पूछा गया था डीएसएसबी टीजीटी में 29 सितंबर 2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछा है। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। अब कह रहे हैं कौन से आर्टिकल में इसका पद का जिक्र है, कौन से आर्टिकल में है? तो ये है भाई आर्टिकल 148 में। किसका जिक्र है? कैग, इसको इंग्लिश में कहते हैं CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, लिखूं फुल फॉर्म लिख ही देता हूं, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, अब कह रहा है इसमें डीएसएसबी टीजीटी में 15 सितंबर 2010 को पूछा गया था कौन सा आर्टिकल कैग से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 148। ठीक है, अब इसको हटाना होगा भाई, इसको अगर इसके पद से हटाना है तो क्या करेंगे? हम करेंगे भाई साहब, मतलब कैसे हटाया जाता है? वैसे ही हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, या फिर हाई कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना, कि जज होते हैं या फिर न्यायाधीश, उनको जैसे हटाया जाता है ना, सेम वैसे हटाया जाता है। हटाना कैसे? सुप्रीम कोर्ट आए न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है, को जैसे हटाया जाता है ना, वैसे इसको हटाया जाता है। यह प्रश्न पूछा गया था। किस में पूछा गया था? तो यह प्रश्न पूछा गया था उसमें क्या कहते हैं, बिहार पुलिस में पूछा गया था। तो इसको मतलब ऑप्शन में थे कि भाई जैसे प्रधानमंत्री को हटाते हैं या फिर जैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं वैसे हटाते हैं, कैसे हटाते हैं? तो जैसे उसको इस तरह हटाई जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश। अब काम की बात क्या है, एक बात और है काम की, ये है कि ये क्या है, सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था, सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था मतलब ये कैसा निकाय है, मतलब एकल निकाय है, द्विकल निकाय है, या मतलब कैसे, मतलब कितने सदस्य होते हैं? तो ये है एकल निकाय, मतलब भारत का इसमें एक ही सदस्य होता है। ठीक है, ऐसे नहीं है जैसे भाई वो होता है निर्वाचन आयोग होता है, उसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 2 उसके मतलब निर्वाचन आयोग, एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 और उसके साथ होते हैं, 3 होते हैं ना। तो ऐसे ही इसमें सिर्फ एक बंदा होता है। ठीक है, तो ये कैसा है, एक कल निकाय। ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल में। ठीक है, अब कह रहे हैं इसका कार्यकाल कितना होता है? वो होता है 6 वर्ष या 65। मान लो कोई 2000 में एग्जाम्पल, जैसे 2000 की साल में कोई बनता है कैग, भारत का कैग बनता है। ठीक है, तो उसका कार्यकाल कब खत्म होना चाहिए? 6 साल बाद, मतलब 2006 में खत्म होना चाहिए। लेकिन अगर 2000 में उसकी उम्र 56 साल है, ठीक है, तो 2004 में उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? तो 2004 में
सॉरी इसकी उम्र लगा लो 60 साल है, तो 2004 में इसकी 2005 में इसकी उम्र हो जाएगी 65 साल। तो ये 65 की 2004 में रिटायर हो जाएगा। होना तो था इसको 6 साल बाद, लेकिन क्या है जो भी पहले होगा ना वही, मतलब अगर 6 साल का कार्यकाल पहले होगा तो पहले रिटायर हो जाएगा, अगर 65 साल पहले पूरी कर ली तो 65 साल में रिटायर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 2, भाग 5, भाग 4, भाग 3। 3 बार पूछा जा चुका है, सीजीएल में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखो भाग 2, सबसे पहले इसका जिक्र करते हैं। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में तो है नागरिकता, ठीक है, नागरिकता, ठीक है। भाग 3 में क्या है? इस भाग 3 में है मौलिक अधिकार, और मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि मौलिक जो अधिकार है वो किस देश से लिए गए हैं, वो लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका से, कल वो पढ़ाया था। भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? भाग 4 में, ठीक है, ठीक है। अब आता है भाग 5। भाग 5 इसका आंसर मतलब कौन से में? संघीय न्यायपालिका। न्यायपालिका कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 124 से 147 तक न्यायपालिका, मतलब जिसमें सर्वोच्च न्यायालय आता है। मतलब कहाँ से? आर्टिकल। अगर आपको पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कोई भी आर्टिकल, तो क्या करोगे? अगर 4 ऑप्शन देख लेना, अगर ऑप्शन इन दोनों के बीच में है ना तो वही आंसर आएगा। बाकी ऑप्शन मतलब एक ऑप्शन हो 52, एक ऑप्शन हो 56, एक ऑप्शन हो 58 और एक ऑप्शन हो 126, तो आंख बंद करके न्यायालय के बारे में ये करते हैं, ठीक है। अब काम की बात सुनो, एक आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 50 मतलब अनुच्छेद 50, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, न्यायपालिका। अब सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था को कार्यपालिका, कार्यपालिका से अलग कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 50 करता है, ठीक है। यह पूछा गया था सीजीएल में कि इन दोनों को कौन सा आर्टिकल अलग करता है? आर्टिकल 50। और एक जिड्डी में पूछा गया था, जिड्डी में अलग प्रकार, जिड्डी में पूछा गया था न्यायपालिका को कार्यपालिका से जो अलग करता है वह कौन से भाग में है? तो भाग कौन सा? आर्टिकल 50 तक कौन सा भाग है? भाग 4। भाग 5 शुरू होता है आर्टिकल 52 से, ठीक है। तो जिड्डी में क्या पूछा गया था कि न्यायपालिका को जो कार्यपालिका से कौन से भाग में अलग होता है? तो भाग 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं उल्टा, वास्तविक एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा। ग्रुप डी में पूछा गया आरआर में। तो कैसा होता है? रेटिना पर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वो बनती है वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक बोले तो रियल, इंग्लिश में रियल एंड इन्वर्टेड, इनवर्टेड, ठीक है। अब सुनो, इमेज कहाँ बनती है? इमेज कहाँ पर बनती है? इमेज जो आँख के अंदर इमेज बनती है वो बनती है रेटिना पर, ठीक है, ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा कॉर्निया, कॉर्निया नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है? इसमें होता है भाई साहब लाइट एंटर करती है, मतलब आंखों के अंदर लाइट एंटर करती है ना, लाइट एंटर। तो ये किस में से करते हैं? कौन से पार्ट से करते हैं? ये करते हैं कॉर्निया से, ठीक है। अब कह रहे हैं ये प्यूपिल नाम सुना होगा ये आपने, प्यूपिल। ये डिसाइड करता है कि आँख के अंदर, आइज के अंदर कितनी लाइट एंटर करेगी, अंदर कितनी अमाउंट में लाइट एंटर करेगी, कितने अमाउंट में, आइज के अंदर कितने अमाउंट में लाइट एंटर करेगी, ठीक है। ये कौन डिसाइड करता है? प्यूपिल, ठीक है। अब सुनो, आप कई बार क्या होते हैं बंद कमरे में से बाहर निकलते हो तो एकदम जो आंखों में के अंदर काला अंधेरा छा जाता है। क्यों छा जाता है? क्योंकि जो पिपिल है ना वो छोटा होता है और एकदम बाहर जाते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, इसलिए एकदम से वो लाइट को, मतलब एकदम से ज़्यादा लाइट एंटर करेगी तो ये थोड़ा टाइम लेता है, समझ गए होंगे। ऐसे बाहर से अंदर आते हैं तब भी यही हाल होता है। क्यों? किसकी वजह से? प्यूपिल की वजह से, ठीक है। अब सुनो, देखो ये अपना रेटिना है, मान लो क्या है? रेटिना है, ठीक है। अगर रेटिना पर इमेज बनेगी जब तो आँख सही है, सही दिखेगा। लेकिन अगर इमेज यहाँ बन गई, मतलब यहाँ से एंटर लाइट कर रही है, अगर रेटिना से पहल बन गई तो कौन सी बीमारी होती है? तो होती है मायोपिया, मायोपिया, ठीक है। और अगर रेटिना की बाद बनेगी इमेज तो भी दिक्कत होती है, वो तब होती है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इधर से लाइट एंटर कर रही है और मायोपिया के
ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, वो करते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस। और हाइपरमेट्रोपिया को उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। अवतल कहते हैं कॉनकेव, कॉनकेव, और उत्तल को कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। समझ गए होंगे। आगे बढ़ती है जब तो मायोपिया होता है, पीछे हाइपरमेट्रोपिया। और मायोपिया को ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? एडवर्ड टेलर ने, जेराबर्ट ओपनहाइमर ने, सैमुअल कोहेन ने, अल्फ्रेड नोबल ने। 3 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो किसने बनाया था हाइड्रोजन बम? हाइड्रोजन बम बनाया था एडवर्ड टेलर ने। ऐसे याद करो, टेलर बोले तो हिंदी में कहते हैं दर्जी को कहते हैं ना टेलर। तो जो ये हाइड्रोजन बम बनाया था वो एक दर्जी था, मतलब कपड़े सिलता था। ऐसे याद करने की ट्रिक है। तो कौन था? टेलर। ठीक है। कब बनाया था? ये बनाया था भाई साहब 1952 में। जो हाइड्रोजन बम कब बनाया था? 1952 में। ठीक है। एक नाम सुना होगा अल्फ्रेड नोबल। इसने क्या बनाया था? इसने बनाया था भाई साहब डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट की खोज किसने की? अल्फ्रेड नोबल ने। ठीक है। ठीक है। अब सुनो मेरी बात, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हाइड्रोजन बम होता है, हाइड्रोजन बम, वो कैसी एनर्जी कैसे बनाता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट। बॉम्ब कैसी एनर्जी कैसे बनाता है? ये बनाता है न्यूक्लियर फ्यूजन से, न्यूक्लियर फ्यूजन से बनाते हैं एनर्जी। ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं परमाणु संलयन, संलयन। ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन से, ऑप्शन में आएगा न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन से बनाते हैं या फिर न्यूक्लियर फिजन, FISSIN, फिजन। इससे नहीं बनाता, ये बनाता है फ्यूजन से। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हाइड्रोजन बम कैसे एनर्जी बनता है? HP हिमाचल प्रदेश TGT TET 2018 में पूछा गया था। BPSC में पूछा गया था ये कैसे बनाता है। ठीक है। अब कहते हैं सन जो होता है ना, सूर्य, सूर्य भी कैसे बनाता है? सूर्य भी न्यूक्लियर फ्यूजन से ही बनाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है। परमाणु संलयन से बनाता है। ठीक है। ऐसे ही। और एक आपने अल्फ्रेड नोबल से याद आया, नोबल पुरस्कार है एक, आपने नाम सुना होगा। नोबल पुरस्कार जो दिया जाता है, कौन सा देश देता है पुरस्कार? कौन सा देश देता है? यह देता है भाई साहब स्वीडन देश। स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है, स्वीडन देश देता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। RSM SSB LDC लोअर डिवीजन कल रंग 19 अगस्त 2018 पूछा गया। देखो, कोई सेब है, उसको हम काट देते हैं। ठीक है। आधा मैंने खा लिया, आधा मैंने रख दिया। कहाँ रखा? फ्रीज में नहीं, बाहर ही रख दिया। तो कैसे होता है? वो लाल लाल सा, मतलब वैसा, मतलब कलर का हो जाता है, हो जाता है ना। तो ये पूछ रहा है वो क्यों हो जाता है? आयरन मतलब हवा, हवा के साथ किसका मिक्सचर होता है कि वो ऐसा हो जाता है? तो किसका होता है? आयरन ऑक्साइड का। ठीक है। अब सुनो, तो सुनो, देखो, ज्यादातर चीजों के जिन जिन के कलर लाल होते हैं ना, लाल, वो क्यों होते हैं? वो होते हैं आयरन की वजह से। ज्यादातर बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हर चीज का कलर जो लाल होता है वो आयरन की वजह से होता है, नहीं। मैक्सिमम 90% जो चीजें होते हैं उनका लाल कलर आयरन की वजह से होता है। जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी होती है, मिट्टी का लाल कलर किस कारण होता है? लाल रंग होती है, किस कारण होता है? ये होता है आयरन ऑक्साइड की कमी के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण। ब्लड होता है अपना खून हमारे अंदर, वो लाल रंग का क्यों होता है? ड्यू टू आयरन की वजह से। ठीक है। अब कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे के जंग लगता है, लोहे के जंग लगता है, लगता है किसके कारण होता है? वो होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन, सीधा क्वेश्चन पूछेगा लोहे में जंग किसके कारण लगता है? 4 ऑप्शन ऐसे दे देगा। तो आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बोले तो Fe2O3, Fe आयरन, ऑक्सीजन के 3। ठीक है। अब कह रहे हैं ये जो जंग लगता है ये कैसी रिडक्शन होती है? ये होते है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। भाई हिंदी में मेरे ध्यान नहीं है क्या बोलते हैं इसको। रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? वो होती है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी होती है, इनमें ऑक्सीडेशन भी होता है। ठीक है। और रिडक्शन भी होता है। उन रिएक्शंस को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। अब कह रहे हैं RSM SSB इस पेपर में पूछा गया था कि जो सेब का कलर लाल हो जाता है वो क्यों हो जाता है, किस कारण हो जाता है? ऑप्शन थे फिजिकल चेंज की वजह से या फिर केमिकल चेंज की वजह से।
और 2 ऑप्शन और थे पता नहीं। तो किसकी वजह से होता है? फिजिकल चेंज। मतलब हिंदी मुझे नहीं पता क्या कहते हैं फिजिकल चेंज मतलब। भाई जैसे टिक टिक क्या बताऊँ, फिजिकल चेंज मतलब जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है उसे कहते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब जैसे मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती पिघलती है मतलब केमिकल, समझ गए होंगे मतलब केमिकल आ रहा है, मतलब केमिकल की वजह से चेंज हो रहा है, मतलब इसमें केमिकल चेंज हो रहे हैं, लाल रंग हो गया, काला रंग हो गया, ये केमिकल की वजह से होता है। फिजिकल मतलब जो एक बार बदल गया वो वापस नहीं आ सकता, वो होता है फिजिकल चेंज। ठीक है, जैसे मिट्टी है, मिट्टी से हम क्या बना, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो कैसा चेंज है? वो फिजिकल चेंज है। ठीक है, मतलब मिट्टी से हम मिट्टी के बर्तन बना दिए। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? एनीमोमीटर, स्पिग्नोमोमीटर, पायरोमीटर, गैल्वेनोमीटर। सीजीएल में पूछा गया 12 जून 2019 को सेकंड शिफ्ट। देखो रक्त का दाब मतलब बीपी होता है ना, ब्लड प्रेशर, वो किस में मापते हैं ये पूछ रहे हैं। ठीक है, ये मापते हैं स्पिग्नोमोमीटर से। ठीक है, एक होता है एनीमोमीटर, इससे क्या मापा जाता है? इससे मापा जाता है स्पीड ऑफ विंड। स्पीड ऑफ विंड मतलब हवा की स्पीड, चाल मापते हैं। ठीक है, पायरोमीटर से मापा जाता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी कैसे? बहुत हाई टेम्परेचर 1500 डिग्री 2000 डिग्री वो मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से मापते हैं हम करंट। ठीक है, और एक होता है भाई विंड वेव। ये क्या होता है? विंड वेव, इसमें मापते हैं डायरेक्शन ऑफ विंड, मतलब डायरेक्शन ऑफ विंड मतलब हवा की दिशा कौन सी है, मतलब इस साइड जा रही है या इस साइड जा रही है, इस साइड जा रही है, इस साइड। देखो इसमें तो स्पीड मापते हैं भाई 10 किलोमीटर पर आवर है या 20 किलोमीटर या 50 ऐसे मापते हैं, और इसमें मापते हैं दिशा, मतलब ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ, ये सब मापते हैं। विंड वेव अंतर है दोनों में, एनीमोमीटर और इसमें अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। डीएसएसबी कल रंग में पूछा गया है 21 फरवरी 2022 को पहली शिफ्ट में। तो ये कैसे कार्य करता है, मतलब कैसा, मतलब जो पानी होते हैं, पानी मतलब ये पानी है। ठीक है, इसके ऊपर जो बुलबुले बन जाते हैं ना, वो मतलब वो कह रहा है किस प्रकार कैसा लेंस का तरह कार्य करता है? वो करता है अवतल लेंस की वजह से। ठीक है, क्यों करता है? क्योंकि जो सूर्य से लाइट आती है ना, तो उनको वो डाइवर्जेंट कर देता है, मतलब समझ गए होंगे डाइवर्जेंट हिंदी में क्या कहते हैं उसको, मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, वो ऐसे आती है तो ऐसे कर देता है, इसलिए वो अवतल लेंस होता है। ठीक है, अब कह रहे और कह रहे ये इसमें जो बुलबुले बनते हैं वो चमकते हैं, वो क्यों चमकते हैं? ड्यू टू TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, ये बुलबुले मतलब हिंदी में बोले तो वो क्या बोलते हैं, पूर्ण, टोटल को पूर्ण, आंतरिक इंटरनल, आंतरिक तरिक, और परावर्तन की वजह से, परावर्तन की वजह से। डीएसएसबी में ये क्वेश्चन नहीं पूछा, उसमें पूछा गया जो बुलबुले होते हैं ना वो किस मतलब की वजह से वो करते हैं, चमकते हैं, तो वो चमकते हैं पूर्ण आर्थिक परावर्तन की वजह से, TI, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से चमकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, कृष्णा, माही, महानदी। 3 3 6 7 बार पूछा जा चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन 7 बार नहीं पूछा जा चुका टोटल। भाई देखो ये अपना है, ठीक है, ये तो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और ये है अरब सागर है। ठीक है, तो इस साइड है ना मैक्सिमम नदी इस साइड गिरती है, बहुत जितनी जाती है मैक्सिमम कह रहा हूँ, और इस साइड गिरती है गिनती 4 से 5 नदी। आपको बस वो 4-5 याद करनी है, बाकी कुछ भी आए वो सारी इस साइड आती है। 4-5 का नाम बता दूं क्या है? देखो सबसे पहले तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा माही नदी। ठीक है, जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ 4-5 है उनका नाम बता देता हूँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? एक तो है भाई मांडवी नदी, मांडवी नदी। ठीक है, एक है साबरमती। ठीक है, ठीक है, एक है नर्मदा, नर्मदा, एक है ताप्ती, ताप्ती, और एक है ये माही, माही, एक है सिंधु नदी, सिंधु नदी। बस 3 और 3 6, ये 6 नदी याद कर लो बस, और कुछ आएगा ही नहीं, हमेशा इन 6 में इस क्वेश्चन पूछता है। एक तो गिरती है मांडवी, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, माही और सिंधु। ठीक, सिंधु का उद्गम, सिंधु ये पूछा गया था एमटीएस में कि जो सिंधु नदी है वो कहाँ गिरती है, तो कहाँ गिरती है? इसमें
अरब सागर में। एक पूछा गया था माई, एक बार एमटीएस में माई नदी के बारे में पूछा गया था, तो किसमें, इसमें। ठीक, सिंधु का उद्गम मतलब लेंथ कितनी है, उद्गम कहाँ होता है, इसका उद्गम होता है भाई, इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील में कहाँ पर, तिब्बत में मानसरोवर। ठीक, इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। अब कह रहे हैं एक गोदावरी है। गोदावरी क्या है, गोदावरी, गोदावरी इसको क्या कहते हैं, इसकी मतलब उद्गम कहाँ पर होता है, इसका उद्गम होता है भाई त्रयंबकेश्वर पहाड़ी, त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से। किसका, गोदावरी। ठीक है, इसको कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत, अब इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा आपको। ठीक है, क्या बताऊंगा, जो भारत में जो नदी बहती है ना, सबसे लंबी नदी कौन सी बहती है, वो बहती है गंगा नदी। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे सिर्फ और सिर्फ भारत में बहने वाली, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आएगी गोदावरी। कैसे भाई, गंगा नदी है, बांग्लादेश में जा रही है ना, मतलब गंगा नदी भारत में बहती है और बांग्लादेश में बहती है। लेकिन पूछे सिर्फ भारत में बहने वाली, जो मतलब भारत में बहती है और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आएगी भाई गोदावरी नदी आएगी। ठीक है, समझ गए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है, काली, लेटेराइट, लाल, जलोढ़। एमटीएस में 3 बार पूछा था। ठीक है, तो इसका कौन सी मिट्टी है जिसमें लोहा और एल्यूमिनियम दोनों पाए जाते हैं, वो है भाई ला ना नहीं सॉरी लेटराइट मिट्टी। ठीक है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, काली मिट्टी, मैंने कल वाली वीडियो में आपको स्पेशल बताया था, काली मिट्टी क्या कहते हैं, इसको रेगुर मृदा कहते हैं, और इसमें मतलब कपास की खेती होती है। कल मैंने आपको बता दिया था, कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी काली मिट्टी, और इसमें इसको रेगुर मृदा कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लेटराइट। लेटराइट कहाँ मिलती है, ये मिलती है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, ठीक है। ये किसके लिए होती है, ये होती है काजू की खेती के लिए। मैंने कल भी बताया था, काजू की खेती के लिए कौन सी की खेती के लिए कौन सी बेस्ट होती है, वो होती है लेटेराइट, खेती के लिए बेस्ट। ठीक है, ठीक है। एक बात और, ये है ना, एक बार पूछा गया था किसमें, डीएसएसबी टीजीटी 9 अक्टूबर 2021 को पहले सीट में पूछा गया था कि जो लेटराइट मिट्टी है ना कहाँ पाई जाती है। एक तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कर देना, और ये पश्चिमी घाट पर भी पाई जाती है। कहाँ पर, पश्चिमी घाट पर, घाट पर पाई जाती है। और असम में भी पाई जाती है, असम की जो पहाड़ियाँ है ना उसमें पाई जाती है, असम की पहाड़ियों में भी पाई जाती है। ठीक है, सीधा प्रश्न पूछा गया था, 4 ऑप्शन थे। एक तो था पश्चिमी घाट एंड असम की घाड़ियाँ मतलब पहाड़ियाँ, एक था नॉर्थ रीजन, एक था रेगिस्तान में, एक हिमालय में, ऐसा कुछ था। तो क्या आएगा, पश्चिमी घाट। और देखो तमिलनाडु में नीचे, मतलब ये भारत है, तो ये तमिलनाडु में पाई जाती है, उससे ऊपर आंध्र प्रदेश में, इसे पश्चिमी घाट में, और यहाँ पर जो असम की पहाड़ियाँ वहाँ भी पाई जाती है। ठीक है, एक होती है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है, मैंने 10 मिनट पहले आपको करवाया था। लाल रंग ये होता है भाई आयरन ऑक्साइड की वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, ठीक है। एक होती है भाई जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ 2 प्रकार की होती है। ठीक है, जलोढ़ होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है। एक तो खादर होता है, खादर जलोढ़, और एक होता है बांगर, बांगर। ठीक है, खादर कौन सा होता है, जो नया मिट्टी होती है, नई मिट्टी होती है। और ये कौन सा होता है, ये होता है भाई पुराना, पुरानी मिट्टी होती है। ठीक है, और ये जो जलोढ़ मिट्टी मैंने कल भी बताया था, भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक, सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वो है भाई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। 3 बार पूछा जा चुका है। तो देखो भाई, सूर्य के जो सबसे मतलब क्या कह रहे हैं, सबसे कम समय में चक्कर कौन लगाता है, वो लगाता है बुध ग्रह। क्यों लगाता है, क्योंकि भाई ये सूर्य है ना, सूर्य ये रहा, ये सूरज है, मतलब ये सूरज है, तो इसके सबसे पास ये होता है, ये इसके जब के जब चक्कर लगाते हैं तो सबसे पहले ये बुध होता है। ये तो कौन लगाता है, बुध लगाता है। बुध कितने दिन में लगाता है, ये लगाता है भाई 56 दिन में चक्कर लगाता है। ठीक है, ठीक।
शुक्र ग्रह कितने दिन में लगाता है? ये लगाता है 243 दिन में चक्कर लगा देता है। पृथ्वी कितने दिन में? 365 पॉइंट कितने लगाऊं, ये मतलब एक दिन का चौथा हिस्सा लगा लो। 365 पॉइंट चौथा हिस्सा कितना? 2.5 होता है, मतलब इतना दिन में। ठीक है, ठीक है, ये लगाते हैं। ठीक है, अब सुनो काम की बात। एक होता है जो सूरज के सबसे दूर प्लेनेट होते हैं, वो होता है नेपट्यून। नेपट्यून ये कितने दिन में लगाता है? तो ये लगाता है 164 साल में चक्कर लगाता है। चक्कर लगाता है मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, अगर ये अर्थ है, मतलब मान लो, तो अगर अर्थ 1 साल में इसके चक्कर लगा रही है ना, तो नेपट्टून है ना 164 साल में इसके चक्कर लगाए लेगा। मतलब पृथ्वी 1 साल में इसके पूरे चक्कर घूम गया जाती, इसको 164 साल लगेंगे। अब लगा लो हिसाब कितना होता है। ठीक है, अब कह रहे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये चक्कर लगाते हैं ना, चक्कर ऐसे ये लगाएगा फिर ये लगाएगा, ये दूर वाले ऐसे लगाएंगे, तो इस चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भाई साहब परिक्रमण की अवधि। जो चक्कर लगाने को, चक्कर, ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया है, लगाने को क्या कहते हैं? को परिक्रमण की अवधि कहा जाता है। क्रमण की अवधि कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? 4 ऑप्शन दिए थे, ये पूछा गया था आरआरबी में कि मतलब इस चक्कर लगाने को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन, पता नहीं क्या थे 4 ऑप्शन, जो भी। ठीक है, अब एक है जो अपना आप बताओ, चंद्रमा है। चंद्रमा है ना, ये पृथ्वी के कितने दिन में चक्कर लगाता है? चंद्रमा 27 दिन में, 27 दिन में पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तभी तो अमावस आती है कि चक्कर लगाता है, पूर्णिमा अमावस कहते हैं ना। तो ये किस में पूछा गया था? ये पूछा गया डीएसएसबी की, जो मतलब चंद्रमा है वो पृथ्वी के कितने दिन में चक्कर लगाते हैं? तो 27 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? देखो, ये 3 फसल है। ये तो है रबी की फसल, रबी फसल, रबी फसल और रबी फसल। और ये इसका आंसर है गन्ना। मतलब जो गन्ना है ना, जब इसे बोया जाता है और जब इसे काटा जाता है तो कितना टाइम पीरियड होता है? लगभग लगभग 1 साल का पूरा पूरा होता है, लगभग। ठीक, बाकी जो गेहूं हो गया, कौन सा? गेहूं, मक्का, और ये जो ये कैसी है? ये भाई रबी की फसल है। रबी, ये भी रबी, ये भी रबी। और मैंने कल आपको बताया था इनकी बुआई कब होती है? इनकी लगभग नवंबर में होती है, अक्टूबर नवंबर में, और कटाई होती है अप्रैल में। ठीक है, लेकिन जो गन्ना होता है ना, ये सबसे लंबा चलता है, पूरी 1 साल लगभग, मतलब खेत में रहता है। समझ गए होंगे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। सीजीएल में पूछा गया 6 मार्च 2020 को पहली शिफ्ट में। तो जायकवाड़ी परियोजना कहाँ पर है? ये है भाई गोदावरी पर, दक्षिण भारत की गंगा में। ठीक है, कहाँ पर है? ये है भाई साहब महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, अब कह रहा है इसको शुरू किसने किया था? मतलब इस शुरू नहीं, इसकी नींव रखी थी। नींव किसने रखी थी? वो रखी थी भाई साहब अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे। माफ कीजिए, माफ कीजिए, वो भाई गलती है, यार यार यार, ये रखी थी लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, मैं भी सोचा यार अटल बिहारी वाजपेयी तो 1998 के आसपास थे, और ये रखी गई थी 1964-65 के आसपास, मतलब तो लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है 3, 5, 6, 7। देखो भाई, जो पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना टोटल कितनी है? टोटल कितनी हो चुकी है अब तक? अब तक 12वीं है, मतलब 12वीं चल रही, 12 है पंचवर्ष। टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना? 12 है। ठीक है, शुरू पहली पहली कब थी? पहली पहली थी 1951 से 1956 तक। ठीक, तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है टोटल जो 12 हो गई। ठीक है, लेकिन
कई साल ऐसे हैं जिनमें कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी। तो कह रहा है वो कितने साल है और कब कब साल है वो और बताओ। तो देखो, एक तो 1966 से 1969 तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी। 1966 से पहले तीसरी जो पंचवर्षीय योजना खत्म हुई ना, उसके बाद 3 साल का गैप था, फिर चौथी शुरू हुई थी। ठीक है, एक था 1978 से लेकर 1980 तक। ठीक है, 2 साल ये नहीं थी। और इसी कार्यकाल को 2 साल को कहा जाता है रोलिंग प्लान। पूछा जाएगा रोलिंग प्लान कब आया, मतलब कब था। दो ऑप्शन में तो कब आएगा, 1978 से 80। एक था 1990 से 91 और 91 से 92। कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी, मतलब 2 साल ये लगे। तो 2 साल तो ये लगाओ और 2 साल ये लगाओ 4 और 3 साल ये लगाओ, कितनी होगी 7। समझ गई, इस टाइम कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की जाती है। मतलब कौन करता है, राष्ट्रीय किसान आयोग, योजना आयोग, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 4 बार पूछा जा चुका है भाई। तो भाई कौन जारी करता है, वो जारी करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। लेकिन 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 अगर ऑप्शन में ये नहीं है, ऑप्शन में आ जाए इसकी बजाय क्या आ जाए, इसकी बजाय आ जाए आर्थिक मामलों, मतलब मान लो आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल समिति। ठीक है, मतलब MSP कौन जारी करता है, हम ये भी कह सकते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जारी करता है, या फिर आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल जो समिति होते हैं वो जारी करते हैं। एक ही बात है, चाहे ये आ जाओ चाहे ये, एक बार पूछा जा चुका है ये जो मंत्री समिति इसके बारे में, तब मैं बता रहा हूँ कि ये भी सही है इसका आंसर। ठीक है, अब सुनो, जो MSP होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कौन सी फसल के लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है गेहूं और चावल के लिए, गेहूं और चावल के लिए दिया जाता है। ठीक है, और एक आपने नाम सुना होगा FRP, ये किसके लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है गन्ने के लिए, गन्ने के लिए। फुल फॉर्म और कर देता हूँ, मिनिमम मिनिमम सपोर्ट सपोर्ट प्राइस। ठीक है, ठीक है। FRP, ये गन्ने के लिए MSP नहीं दिया जाता, गन्ने के लिए FRP दिया जाता है। FRP बोले तो फेयर फेयर एंड रिमेंटरेटिव एंड पता नहीं क्या था, रीमानरेटिव, ऐसा ही कुछ था, रीमानरेटिव प्राइस, ऐसा पता नहीं यार, ये ऐसा ही नाम है, मैं ऐसे याद कर, रिम ऐसे, मतलब रिमेंटरेटिव ऐसा ही कुछ है, देख लेना। तो FRP दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है, गन्ने के लिए। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, जो MSP है ना, MSP ये है ना, अब कह रहे हैं जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है ना, यह सिर्फ MSP जारी करता है। ठीक है, यह सिर्फ MSP जारी करता है। ठीक है, मतलब ये अगर क्वेश्चन पूछे MSP कौन जारी करता है, जब तो करेंगे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, लेकिन अगर पूछे FRP ये जारी करता है तो नहीं जारी करता, FRP ये नहीं जारी करता, ये सिर्फ MSP जारी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है, सार्वजनिक ऋण, राजस्व घाटा, मूल्यह्रास, प्राथमिक घाटा। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है सार्वजनिक ऋण के बराबर, मतलब सार्वजनिक जो ऋण होते हैं वो किसके बराबर होता है, राजकोषीय घाटा माइनस बजटीय घाटा, बजटीय घाटा उसके बराबर होता है सार्वजनिक ऋण। ठीक है, और एक होता है प्राथमिक घाटा, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है उसके राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर ब्याज भुगतान, वो क्या होता है, वो होता है भाई प्राथमिक घाटा, मूल्यह्रास इंग्लिश में कहते हैं इसे डिप्रेशिएशन। ठीक है, ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भाई इकोनॉमी, ये समझ लो 4-5 फॉर्मूले जैसे मैथ में होते हैं ना, ऐसे 4-5 ये रट लो, जितना रटा जाए ना उतना रट लो, और कुछ नहीं आड़ी जाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई, 1938, 42, 47, 51।
तो योजना समिति की मतलब स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1938 में। ठीक है, स्थापना किसने की थी? स्थापना किसने की? किसने की? किसने की? तो वो कौन था? वो था भाई साहब सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। आपने पढ़ा होगा कि जो सुभाष चंद्र बोस है वो 1938 में क्या बना था? कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। लेकिन इस योजना का चेयरमैन कौन था? चेयरमैन, तो चेयरमैन कौन था? वो था भाई साहब जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। स्थापना तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, लेकिन इसका जो मतलब चेयरमैन कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, सितार का जनक निम्न में से किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को, तानसेन को, बैजू बावरा को, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है भाई सितार का जनक? कौन है? ये है भाई अमीर खुसरो है। ये क्वेश्चन लगभग 4-5 बार पूछा जा चुका है, लेकिन क्या है, मैंने एक बार ही लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि पिछली 5 साल में लगभग एक बार पूछा जाए। चार मतलब 2012 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया, वो मैंने नहीं लिख रहा। बस मैं जो पिछले 5 साल में पूछे गए हैं ना, वही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो किसने? अमीर खुसरो ने मतलब इसका आविष्कार किया था, जनक माना जाता है। ठीक है, एक था तानसेन। तानसेन कौन था? ये था भाई अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में था, दरबार में था। ठीक है, अब कह रहे तानसेन है, यह किस घराने का है? तानसेन किस घराने का है भाई? बताना जरा। तो ये है भाई सेनिया घराना। सेनिया घराना से है, घराने से है, घराने से। ठीक है, घराने। तानसेन कौन सी घराने है? सेनिया घराने से। ठीक है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया, जीडी में पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया। तो बुलंद दरवाजे किसने कराया? अकबर ने कर। ठीक है, कब करवाया था? बुलंद दरवाजे कराया था 1575 में। ठीक है, अब कह रहे हैं ये क्वेश्चन पूछा गया था जिड्डी में। जिड्डी में ये नहीं पूछा गया किसने करवाया, ये पूछा गया था बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने कब करवाया। तो कब कराया? 1575। क्यों करवाया भाई साहब? 1572 में इसने क्या है, गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। गुजरात विजय प्राप्त की थी, विजय प्राप्त की। और उसी उपलक्ष्य में, उसी खुशी में इसने बुलंद दरवाजा बना दिया। तो एसएससी मतलब एनटीपीसी में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है कि जो गुजरात विजय है ना, कब मतलब की थी? तो वो की थी 1572, और उसके 3 साल बाद 1575 में इसने क्या करा दिया? इसका निर्माण करवा दिया, बुलंद दरवाजे। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, पिस्सा की मीनार किस देश में स्थित है? स्पेन, पर्शिया, फ्रांस, इटली। तो पिस्सा की मीनार कहाँ पर है? पिस्सा की मीनार है इटली में। ठीक है, और एक और होता है, एक पूछा जाता है कि वो क्या नाम है, पिस्सा का लीनिंग टावर। पिस्सा है, पिस्सा का लीनिंग टावर, ये किस देश में है? लीनिंग टावर ये किस देश में है? तो ये भी यही होगा, और तो कहाँ होगा? इटली में। ठीक है, जो पिस्सा कहीं भी पूछा जाए, पिस्सा का फलाना, पिस्से का ये फल, ऐसे कहाँ करोगे? इटली कर देना। ठीक है, अपना भाई आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? अहमदनगर, गोलकुंडा, हम्पी, बीजापुर। कुल मिला के पूछ रहा है कि जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, ये पूछ रहा है। देखो, CHSL में 2 बार पूछा जा चुका है, MTS में पूछा जाएगा। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, तो इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी हम्पी, विजयनगर। हम्पी किस नदी के किनारे है? नदी किनारे बसा हुआ है। तो ये है भाई साहब तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, ठीक है, अब कह रहे हैं हम्पी किस राज्य में है? ये है भाई साहब कर्नाटक में। CHSL 2019 में पूछा गया था कि जो हम्पी है ना, ये किस राज्य में है? तो ये है कर्नाटक में। हिंदी में लिख दो, कर्नाटक में। ठीक है, ठीक है, अब कह रहे विजयनगर साम्राज्य के बारे में पता करते हैं थोड़ा। विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, इसका भाई साहब संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसका जो सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? सबसे शक्तिशाली, ये तो थे कमजोर आदमी। शक्तिशाली शासक कौन था?
शक्तिशाली शासक, वो था भाई कृष्ण देव राय। खूब नाम सुना होगा, कृष्ण देव राय। ठीक है, वो था। ठीक है, अब कह रहे इसका अंत हो गया। अंत भी हुआ था। अंत कौन से युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ? वो हुआ था तालीकोट्टा का युद्ध। तालीकोट्टा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोट्टा युद्ध। ठीक है, उसके कारण हुआ है। अब कह रहे जो हम्पी है, एक और बताओ। ठीक है, हम्पी को यूनेस्को, मतलब हम्पी के जो मतलब वो है ना, क्या गया कि मतलब स्मारक, उनको मतलब यूनेस्को में कब शामिल किया गया? यूनेस्को में शामिल वो हुआ था 1986 में। 1986 थी, हाँ भैया 1986। ठीक है भाई साहब, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आज आपको करवाए हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ आपने पिछली 2 क्लास देख ली होगी, ताकि आपको ये क्लास समझने में दिक्कत नहीं आई हो। और भाई सोमवार शुक्रवार हो गया तो आ जाएगी अगली क्लास, आएगी मंडे को आएगी अगली क्लास। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे डेली 9 PM, 9 PM अपनी क्लास आती है। थर्ड क्लास है, चौथी मंडे को आएगी। बाकी भाई कुछ भी मैंने मतलब गलत बता दिया, गलती करती हो तो आप कमेंट कर देना, मैं को देखूंगा। अगर भाई सच में गलती होगी तो मैं सुधार करूंगा। और बाकी मुझे क्या सुधार करने की आवश्यकता है वो मुझे बताओ। सुधार करने की मैं भाई क्या बढ़िया कर सकता हूँ वो मेरे को बताओ, मैं कोशिश करूँगा वो अपनी तरफ से बेस्ट देने का, वो बेस्ट कंटेंट देने का। क्योंकि भाई सारे PYQ करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी भाई बहुत मेहनत लगी है। आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को चैनल को शेयर करें अपने भाई कहीं भी ग्रुप में कर दे, ताकि भाई मुझे भी मोटिवेट आए। ठीक है, मैं भी कुछ हाँ भी बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बढ़िया कंटेंट मैं भी उपलब्ध करूँगा आपको। और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, बाकी राम राम।